नमस्कार साथियों। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले के लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस अटेंड नहीं किए हैं तो कर लेना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बेहतर तैयारी करनी है, चाहे आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 की, या फिर किसी भी राज्य के लिए आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे आप ये सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। और इसमें देखिए आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। डेली टेस्ट आपको मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार, जहां पे आप खुद को चेकआउट भी कर सकते हैं, आपका रैंक, आपका ग्राफ, आपका परसेंटेज, ठीक है। और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, वो भी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस पेपर, सोल्व पेपर, सोल्यूशंस के साथ अदर स्टेट का भी मिल जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम को टैकल करने के लिए। और इसमें देखिए आपको एमसीक्यू सीरीज मतलब कंप्लीट एडिशंस अगर आपने ज्वाइन करना है, आप व्हाट्सएप कर लो। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात भी हो जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप डाल देना और टाइम ले लेना टीम से, ठीक है। मैं आपसे खुद भी बात करता हूँ किसी भी परेशानी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है। द शेल्फ लाइफ ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स इज मेंशन्ड अंडर विच रूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 से, जिसमें आपका दवाओं की, नकली दवाइयों से रिलेटेड है, लाइसेंस के बारे में है, ठीक है। उसमें सूची, लिस्ट, हर एक चीज मतलब वहाँ पे मेंशन की हुई रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल की फैक्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1945 के किस नियम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की निदानी आयु यानी कि शेल्फ लाइफ का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी ने ऑप्शन सोचना है, ठीक है। और सोचिए, आप अपना आंसर जरूर सोचा करें साथ में, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नियम 161, ठीक है। देखिए औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1945 के नियम 161 के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की निदानी यानी कि शेल्फ लाइफ का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अगर यहाँ पर शेल्फ लाइफ नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पर लेवलिंग की बात होती, पैकिंग की बात होती, तब इसका सही आंसर क्या होता? देखिए तब भी इसका सही आंसर होता नियम 161। आखिर ये 161 नियम है क्या? देखिए 161 नियम जो है वो आपका लेवलिंग, पैकिंग और सीमा के बारे में बात करता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा आउट हो तो आपके पास आंसर हो। देखिए किसी आयुर्वेदिक या यूनानी दवा के कंटेनर या पैकेज के लेबल पर सभी अवयवों की सही सूची, इंक्लूडिंग आपके पौधे, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, कौन कौन सी चीज वहां पे डाली गई है, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। तो ये 161 नियम बोल रहा है। यदि दवा में शामिल सामग्री की सूची बड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा है कि वो पैकेट के ऊपर नहीं आ सकती है, लेवल के ऊपर नहीं आ सकती है, तो यहाँ पर ये रूल भी कहता है तो उसे अलग से मुद्रित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप कई बार ऐसी चीजें मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते होंगे कि जब आप डिब्बा खोलते हैं या फिर दवाई का कोई रैपर खोलते हैं, तो उसके अंदर आपको एक पर्ची जैसी व्हाइट पर्ची मिल जाती है, ठीक है, जिसमें पूरा प्रॉपर बताया होता है कि इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं और कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो वो भी आपको कई बार स्टेप्स बताए गए होते हैं। तो ये सारी चीजें 161 कह रहा है, और ये आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब उसमें सारी चीज बतानी पड़ेगी, उसका निर्माण की तारीख, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर एक चीज, उसकी एक्सपायरी, ठीक है, और उसमें चीजें क्या क्या डाली गई हैं वो सारी चीजें बतानी होंगी, ठीक है। तो यही 161 जो है वो बात करता है आपकी लेवलिंग, पैकिंग और सीमा, और आपके साथ इसमें शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर होगा, मुझे उम्मीद रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, फुल फॉर्म पूछ रहा है कि जीएमपी और एसओपी की मुझे फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में रिपीट हो जाता है ये, ठीक है। जीएमपी और एसओपी का फुल फॉर्म हमने बताना है। ऑप्शंस आप सभी के सामने, जल्दी से सोचिए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, गुड मैकेनिकल प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिव प्रोडक्ट्स, क्या ये इसका फुल फॉर्म है? या
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या ये इसका सही आंसर है? गुड मॉडर्न प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिव प्रोसीजर, क्या ये है? या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस, ये इसका सही आंसर है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जीएमपी की फुल फॉर्म की बात आएगी तो याद रख लो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है। और एसओपी की क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि भाई मुझे बताइए 1940 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? क्या चीज? रोगी और ट्रेडमार्क, ठीक है। रोगी और ट्रेडमार्क युक्त दवाओं को औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 3, सेक्शन 1? क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। रोगी और ट्रेडमार्क युक्त दवाओं को औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धारा 3। अब देखिए पहली बात तो ये कि जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940, ठीक है, तो आखिर ये है क्या? देखिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 भारतीय संविधान के तहत औषधियों और प्रसाधन सामग्री के निर्माण, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और उनकी सेल्स को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक कानून है ये, क्लियर? नहीं तो कल को कोई भी झोला छाप उठेगा और अपनी आयुर्वेदिक दवा बेचना शुरू कर देगा, ठीक है, कि भाई ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ठीक है। तो देखिए ये कानून भारतीय औषध उद्योग को, ये कानून भारतीय औषध उद्योग को प्रबंधित करने के लिए नियमित नियम और उपायों को स्थापित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, क्लियर? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको समझाने की जरूरत होगी। ये कानून क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि भारतीय औषध उद्योग को प्रबंधित मैनेज करने के लिए उनसे रिलेटेड नियमित जो भी नियम है, प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, उनको स्थापित करता है ये। और इसका मुख्य उद्देश्य जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता प्रभावकारी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नहीं तो कल को कोई भी झोली छाप, जैसे कि मैंने कहा झोली छाप आएगा आयुर्वेदा में, ठीक है, और बोलेगा कि ये चीज खा लो, ये चीज खा लो, ये चीज खा लो, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो नियम है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक कानून है जिसके अंडर काम करना पड़ता है। तो अब अगर क्वेश्चंस बनता है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम सामग्री अधिनियम 1940 क्या है, तो सिंपल है, आपके पास डेफिनेशन है, पढ़ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात हो रही नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग्स, यानी कि स्वनिर्मित अल्कोहल इनमें से किन आयुर्वेदिक दवाओं में मौजूद रहते हैं, ठीक है, बताना है। स्वनिर्मित अल्कोहल इनमें से किन आयुर्वेदिक दवाओं में मौजूद रहते हैं? क्या ये अवलेह कल्पना है, स्नेह कल्पना है, संधान कल्पना है, या फिर यावगु, यवागु भी इसको कहते हैं, ठीक है, यवागु कल्पना है? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा संधान कल्पना, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये संधान कल्पना है क्या, ठीक है, तो इसको अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। देखिए संधान कल्पना क्या है आयुर्वेद में? सिंपल सा है, ठीक है। संधान कल्पना का ऐतिहासिक अध्ययन करने से पता चलता है कि वैदिक काल विभिन्न स्वरूपों का निर्माण एवं सेवन किए जाता था उस टाइम से, ठीक है, लेकिन उस समय चिकित्सा के उद्देश्य से इनका प्रयोग करने का वर्णन नहीं मिलता है। इसके चिकित्सा उद्देश्यों से प्रभावों एवं निर्माण विधि का विस्तृत वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं यानी कि चरक, सुश्रुत, भागवत में देखने को हमें मिलता है। देखिए है क्या ये संधान? देखिए संधान से तात्पर्य फर्मेंटेशन,
किण्वीकरण, ठीक है, किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन से है। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य को लिक्विड सब्सटेंस के साथ मिश्रित करके यानी कि उसको मिला करके गुड़, शहद और पुष्पादि संधान हेतु कार्यकारी द्रव्यों को मिट्टी की हांडी में बंद करके कुछ समय तक रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार निश्चित समय के बाद किण्वीकरण की क्रिया जो वो शुरू हो जाती है, जिससे औषधि की कारमुकता यानी कि एफिशिएंसी और सर्विताविधि यानी कि वैलिडिटी में वृद्धि होती है। ठीक है, सिंपल सा है। याद रखो कि ये फर्मेंटेशन से है। संधान से तात्पर्य क्या है आपका? फर्मेंटेशन से है। ठीक है, जिसमें औषधि द्रव्य को एक लिक्विड सब्सटेंस के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में कुछ समय के लिए रखते हैं, जिसके बाद क्या होता है, किण्वीकरण की जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए संधान कल्पना के भेद क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम संधान कल्पना पढ़ रहे हैं तो इसके दो भेद बताए गए, एक आपका आसव और एक आपका अरिष्ट। ठीक है, अरिष्ट। ठीक है, अब देखिए आसव क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आसव क्या है? औषधि द्रव्यों को बिना पाक किए, याद रखो, बिना पाक किए जल, स्वरस, गुड़, प्रक्षेप आदि मिलाकर संधान क्रिया करना आसव कहलाता है। ठीक है, औषधि द्रव्यों का बिना पाक किए। ठीक है, और अरिष्ट क्या है यहाँ पे? अरिष्ट क्या है? औषधि द्रव्यों का क्वथ बनाकर, याद रखो। ठीक है, अरिष्ट क्या है? औषधि द्रव्यों का क्वथ बनाकर गुड़, प्रक्षेप आदि मिलाकर बनाई गई संधान कल्पना को अरिष्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, संधान कल्पना पढ़ लिया। ठीक है, फर्मेंटेशन पढ़ लिया, उसके भेद पढ़ लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फलों का जूस तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जूस फ्रॉम द फ्रूट, बताइए, जल्दी से बताइए। ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए। फलों का जूस तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? निचोड़ना, या इसको हम कह सकते हैं निचोड़ने के साथ साथ मसलना। ठीक है, यानी कि मैक्रेशन। ठीक है, हिंदी के वर्ड्स कई बार कुछ टफ होते हैं जिसका प्रोनाउंस करना टफ हो जाता है। ठीक है, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फलों का जूस तैयार करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? उसको निचोड़ने के लिए, या फिर मसलना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पर बात हो रही है आयुर्वेदिक किण्वित उत्पाद में अल्कोहल का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? What is the common percentage of alcohol in Ayurvedic fermented products? क्या ये 7 से 12% होता है, 2 से 5%, 20 से 25%, या फिर 40 से 48%? कितना होता है आयुर्वेदिक किण्वित उत्पाद में? डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 7 से 12%। आयुर्वेदिक किण्वित उत्पाद में अल्कोहल का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? 7 से 12%। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कोको और चॉकलेट का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। कोको और चॉकलेट का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा है? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि थियोब्रोमा कोको। ठीक है, कोको और चॉकलेट का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा है? थियोब्रोमो थियोब्रोमा कोको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कुछ इस तरह का रहता है, आप इमेजेस में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए, चॉकलेट कोको बीन से बनाया जाता है, जो अमेरिका के गहरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ककाओ वृक्ष यानी कि थियोब्रोमा ककाओ के छोटे 4 से 8 मीटर लंबे सदाबहार वृक्ष के सूखे और किण्वित बीज होते हैं। थियोब्रोमा कोको मालवेसी परिवार का एक छोटा सदाबहार पेड़ है। याद रखना कि कई बार कुल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मालवेसी आपको याद रखना है। इसके बीज कोको बीन्स का उपयोग चॉकलेट, शराब, ठीक है, मक्खन, कोको मक्खन, चॉकलेट आदि बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर,
Which certifications mark is mandatory on the processed fruit products sold in India? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस किए गए फलों के उत्पादों पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है? कौन सा चिन्ह अनिवार्य है, बताइए। क्या यहाँ पर एगमार्क का चिन्ह, एफपीओ का चिन्ह, आईएसआई का चिन्ह या फिर बीआईएस हॉलमार्क का चिन्ह? भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रोसेस किए गए जितने भी फ्रूट्स फल हैं, ठीक है, उनके उत्पाद हैं, कौन सा प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एफपीओ का चिन्ह जो वो अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए होता क्या ये एफपीओ। देखिए एफपीओ मार्क 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन करते हुए भारत में बेचे जाने वाले सभी संस्कृत फल उत्पादों जैसे पैकेज्ड जितना भी, चाहे आपका पैकेज्ड हो गया, फल पेय हो गए आपके, ठीक है, जैम हो गया, स्क्वैश हो गई, चार हो गई, ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एफपीओ मार्क ये गारंटी देता है कि उत्पाद का निर्माण स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित और अच्छे वातावरण में यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनेगा एफपीओ से, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रति ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है, इंपॉर्टेंट बताइए। प्रोटीन प्रोवाइड्स हाउ मच कैलोरीज पर ग्राम, बताइए। क्या ये 6 कैलोरी, 9 कैलोरी, 4 कैलोरी या फिर 10 कैलोरी? प्रति ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 कैलोरी मिलती है। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, या अगर यहाँ पर प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट होता तब भी आपके पास आंसर होना चाहिए। तो इस लाइन को याद कर लो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे, क्वेश्चंस आगे भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि किसकी कमी के कारण क्वाशियोकोर और यानी कि सूखा रोग, मेरास्मस जिसको हम कहते हैं, वो होता है। ठीक है, कि ये प्रोटीन की कमी से होता है, फैट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से, या फिर फाइबर डाइट की वजह से, उसकी फाइबर डाइट की कमी के कारण? बताइए किसकी कमी के कारण होता है ये, क्वाशियोकोर और सूखा रोग या फिर मेरास्मस? देखिए ये होता है आपका प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, देखिए क्वाशियोकोर एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें गंभीर प्रोटीन की कमी होती है। ये द्रव प्रतिधारण और सूजन, फूले हुए पेट का कारण बनता है। क्वाशियोकोर सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करता है, विशेषकर विकासशील देशों में जहां उच्च स्तर पर गरीबी है, खाद्य असुरक्षा है, खाने के लिए उतना मिल नहीं रहा है, उसमें प्रोटीन की कमी है। ठीक है, क्वाशियोकोर से पीड़ित लोगों के पास खाने के लिए भोजन तो हो सकता है लेकिन पर्याप्त प्रोटीन नहीं, तो उसके कारण भी ये चीज़ जो वो होती है, यानी कि क्वाशियोकोर, सूखा रोग या फिर मेरास्मस। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्लियर? अब सिंपल सी चीज़ है, आपने करना क्या है, व्हाट्सएप करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू करो, डेली के डेली टेस्ट लगाना शुरू करो, 5 से 6,000 एमसीक्यू सीरीज हमारी शुरू है, वो पढ़िए। ठीक है, और मॉक पेपर है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस सॉल्यूशंस हैं, आपका आयुर्वेदा का फार्मासिस्ट का पेपर निकल जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, व्हाट्सएप कर लीजिए और व्हाट्सएप फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।